जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जो हमारे मित्र उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती या आरओ यानी समीक्षा अधिकारी की तैयारियां कर रहे हैं या नाना प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आज आपका वाक्य शुद्धि का पार्ट नंबर 4 आप तक पहुंचने वाला है। जी हाँ, वाक्य शुद्धि का पार्ट नंबर 4 आप तक पहुंचने वाला है। आज हम उन तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वाक्य शुद्धि के। प्रिय साथियों, आइए, जो ज्यादातर और एग्जाम में पूछा जाता है, नियम क्या है आज का पहला और पार्ट नंबर 4 वाक्य शुद्धि का। वाक्य शुद्धि का पार्ट नंबर 4 दोस्तों। जी हाँ, यदि किसी वाक्य में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म निर्जीव होता है, उसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ, जैसे मैंने कहा राकेश ने अखबार को पढ़ा। राकेश ने अखबार को पढ़ा। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है यानी ये कर्म है, ये कर्म कैसा है दोस्तों? निर्जीव कर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं प्रिय साथियों। तो ये कर्म निर्जीव है, इसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि वाक्य में निर्जीव कर्म के साथ आपको विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यानी ये वाक्य गलत है। सही क्या होना चाहिए? राकेश ने अखबार पढ़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, राकेश ने अखबार पढ़ा। हमारा कहने का मतलब यह है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग रख के देखना। जैसे मैंने कहा गरिमा ने पुस्तक को पढ़ी। गरिमा ने पुस्तक को पढ़ी, यानी ये ऑब्जेक्ट हर दशा में आप देखेंगे निर्जीव है। क्या है दोस्तों? निर्जीव है, और निर्जीव के साथ कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी यहां ये वाक्य शुद्ध था, यहां ये वाक्य फिर अशुद्ध हो गया। शुद्ध क्या होगा कि गरिमा ने पुस्तक पढ़ी। यानी इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे किसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। अब सुनो प्रिय साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो हर कहीं आपको नहीं मिलती। यदि किसी वाक्य में क्रिया बजाना और बढ़ाना के रूप में मिल जाए, यदि किसी वाक्य में क्रिया बजाना और बढ़ाना के रूप में, बजाना और बढ़ाना के रूप में आ जाए, यानी यदि किसी वाक्य में क्रिया बजाना और बढ़ाना के रूप में आ जाए तो कर्म चाहे निर्जीव हो या चाहे सजीव हो, तो कर्म चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, तो ऐसी दशा में को का प्रयोग होगा दोस्तों। एक बार इसकी साथ ले लीजिए आप नियम का, पहले फटाफट। जी हाँ, फिर बता रहे हैं बेहतरीन तरीका होगा दोस्तों, वाक्य शुद्धि आप गलत नहीं करोगे। अभी जब हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धि
अधिपदत्व संबंधी अशुद्धि बताएंगे तो आप समझ जाओगे, जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिया। आइए जरा हम देखते हैं, इधर एग्जाम्पल लिखते हैं ऊपर। अब जैसे दोस्तों हम यहां एग्जाम्पल लिखे, क्या, जैसे राकेश ने झगड़ा बढ़ाया। दोस्तों राकेश ने झगड़ा बढ़ाया। अब ये बात आप सोच रहे होंगे शुद्ध है, लेकिन क्या है, अशुद्ध है। यहां बढ़ाना आ गया ना, क्रिया क्या आ जाए, यदि मैंने बताया बजाना और बढ़ाना आ जाए। दोस्तों यहां देखो बजाना और बढ़ाना क्रिया आ जाए, तो ऐसी दशा में कर्म के साथ को का प्रयोग होगा, नहीं तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। यानी शुद्ध कैसे होगा, राकेश ने झगड़े को बढ़ाया। ये जरा देखो, राकेश ने झगड़े को बढ़ाया। ऐसे अगर आ जाए, जैसे दोस्तों राकेश ने ढोल बजाया। ये ढा है दोस्तों, ढोल बजाया। अब देखो हमेशा और हमेशा यहां बढ़ाना क्रिया आई थी, यहां बजाया क्रिया आई, तो राकेश ने ढोल बजाया। ये भी वाक्य अशुद्ध है, ये भी वाक्य अशुद्ध है दोस्तों, याद रखना, ये भी वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, राकेश ने ढोल को बजाया। बात ध्यान से समझिएगा, जितना बता रहे पॉइंट करके नोट करते चलिएगा, कभी गलत नहीं करोगे मित्रों, मेरी ये गारंटी है। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला नियम बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले नियम पर हम चलते हैं। अगला नियम क्या है, जरा देखते चलो फटाफट। दोस्तों यदि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी दो कर्म आ जाए, यदि किसी वाक्य में दो कर्म आ जाए, तो ऐसी दशा में याद रखना मुख्य कर्म हमेशा क्रिया के ठीक पहले और गौण कर्म क्रिया के पहले आता है। लेकिन पहले हम समझेंगे गौण कर्म क्या होता है, मुख्य कर्म क्या होता है। दोस्तों गौण कर्म के साथ पहले ऐसे बता रहे हैं, जो गौण कर्म होता है दोस्तों, ये क्या होता है, याद रखना हमेशा, ये सजीव होता है। गौण कर्म क्या होता है, सजीव होता है, और इसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है, वाक्य में क्रिया के पहले किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक होता है मुख्य कर्म, इसके बारे में पहले आप जांचें परखें, फिर आप समझें। मुख्य कर्म जो होता है ये क्या होता है प्रिय साथियों, निर्जीव होता है जी। मुख्य कर्म क्या होता है, निर्जीव होता है। इसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और इसका प्रयोग कहां होता है, वाक्य में क्रिया के ठीक पहले होता है। एक बार इस नियम का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बता रहे हैं दोस्तों। जी आइए चलते हैं, सेंटेंस देते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा मोहन ने चारा भैंस को खिलाया, या मैंने दे दिया मोहन ने चारा घोड़े को खिलाया या भैंस को खिलाया।
प्रिय साथियों, अब आपको ये हमेशा ध्यान देना है, इस वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट आए, कर्म आए, एक चारा कर्म आया और एक भैंस कर्म आया, दो दो कर्म आए। लेकिन जो ये भैंस कर्म आया है ना, ये क्या है, देखो सजीव है, इसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग लगा हुआ है। लेकिन ये जो चारा कर्म है, निर्जीव कर्म है, इसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब किसी वाक्य में दो दो कर्म आएंगे, हमेशा याद रखना नियम क्या कहा गया है, वाक्य में जो मुख्य कर्म होता है वो क्या होता है, निर्जीव होता है, उसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्रिया के ठीक पहले का मतलब यह है जस्ट, और पहले का मतलब होता है उसके बाद। तो इसका मतलब यह हुआ, ये प्रश्न गलत है, वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध कैसे होना चाहिए था, मोहन ने भैंस को चारा खिलाया, मोहन ने भैंस को चारा खिलाया। तो मैंने क्या कहा था, यदि वाक्य में मुख्य कर्म और गौण कर्म दोनों आते हैं, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म दोनों आते हैं, तो क्रिया के ठीक पहले क्या होना चाहिए, मुख्य कर्म होना चाहिए। और मुख्य कर्म क्या होता है, निर्जीव, इसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी मुख्य कर्म कहाँ होता है, क्रिया के ठीक पहले। तो ये क्या है दोस्तों, मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म है। क्रिया के ठीक पूर्व मुख्य कर्म आता है, उसके बाद क्रिया के पहले अगर कहें तो क्रिया के पहले क्या आता है, यहां देखो गौण कर्म, गौण कर्म। प्रिय साथियों, और गौण कर्म सजीव होता है, इसके साथ देखो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये था, ये वाक्य शुद्ध है, ये वाक्य क्या था, अशुद्ध था। याद रखें। चलो और देखते हैं, जैसे प्रश्न एक बार इसकी साथ दे लो दोस्तों, फिर और देते हैं। चलो बहुत ध्यान से सुना। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनो, कि यदि वाक्य में कर्म सजीव आता है, सिर्फ एक ही आता है, सिर्फ एक ही आता है, या तो गौण या तो मुख्य। जब गौण आएगा तो कर्म सजीव होगा, उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। लेकिन मुख्य कर्म आएगा, निर्जीव होगा, तो उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे जैसे राम ने रावण मारा, राम ने रावण मारा, यानी वाक्य क्या होगा, अशुद्ध होगा। क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या है, जरा देखो, ये गौण कर्म है। ये क्या है, गौण कर्म है दोस्तों, ये गौण कर्म है। और गौण कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नहीं करोगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध कैसे होगा कि राम ने रावण को मारा। दोस्तों ये देखो, अगर वाक्य में गौण कर्म आता है तो याद रखना, सजीव कर्म आता है तो उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है, नहीं तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। और दोस्तों और उसके साथ कर दोगे को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग तो वाक्य शुद्ध हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने यहां कहा था, अगला जैसे राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार को पढ़ा, तो याद रखना ये वाक्य अशुद्ध हो गया, क्योंकि ये निर्जीव कर्म है, इसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। और शुद्ध कैसे होगा दोस्तों, शुद्ध कैसे होगा, राम ने अखबार पढ़ा, ये शुद्ध होगा। इसकी साइड लो दोस्तों। मजा आए तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्लीज साथियों पढ़ने के बाद, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्लीज साथियों, बहुत बेहतरीन तरीका होगा, पहले आप इसकी साइड लीजिए फिर और बताते हैं। जी हाँ, बात समझ में आ चुकी होगी। तो आइए फटाफट, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के विद्यार्थीगण होंगे, जो तैयारियां कर रहे होंगे, आरओ की तैयारियां कर रहे होंगे दोस्त, वो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। प्रिय साथियों, आइए अब हम ऐसा नियम आपको बताने वाले हैं जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे मित्रों। कैसे आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है,
कैसे समझना है, उन तमाम भूमिकाओं पर आज हम चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगला नियम देखो जो वाक्य शुद्धि का है। हम हमारे घर परिवार में हम सभी लोग उपस्थित होते हैं। हम हमारे घर परिवार में हम सभी लोग उपस्थित होते हैं। दोस्तों, यदि घर परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई जवाब मांगा जाता है और जवाब यदि हाँ नहीं वाला होता है, यदि जवाब हाँ नहीं वाला होता है, यानी यदि जवाब हाँ नहीं में मांगा जाता है, तो उसके लिए प्रश्न सूचक अव्यय शब्द कहाँ लगाए जाते हैं, उन तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब यह हुआ, यदि जवाब हाँ नहीं में मांगा जाए, यदि जवाब हाँ नहीं में मांगा जाए तो क्या पद, ध्यान से सुना, तो क्या पद वाक्य में कहाँ प्रयोग होगा, कहाँ प्रयोग होगा। बहुत अच्छा बिंदु है दोस्तों। यदि जवाब हाँ नहीं में मांगा जाता है तो क्या पद वाक्य में कहाँ प्रयोग किया जाता है, मेरा कहने का मतलब ये है। नियम का स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, दिख रहा ना आप लोगों को? हाँ, ठीक दिख रहा है। चलिए आइए। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आपने खाना खाया क्या? मैंने कहा, या आप अपने घर परिवार में हो, आपके घर परिवार में कोई सदस्य यदि खाना नहीं खाया हुआ है, आप उससे पूछे या खाना खाया हुआ है पूछे, तो आपने कहा कि भैया आप खाना खाए, तो सामने वाले जो सदस्य होते हैं वो कहते हैं हाँ, और नहीं खाए होते हैं तो हाँ हाँ नहीं नहीं। क्या आपने चाय पी? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आपने खाना खाया? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आपने समाचार पत्र पढ़ लिया? हाँ हाँ, नहीं नहीं। क्या आपने हिंदी का समस्त बिंदु पढ़ लिया? हाँ हाँ, नहीं नहीं। दोस्तों, आइए जरा देखते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, यदि जवाब हाँ नहीं में मांगा जाता है तो क्या पद वाक्य में कहाँ प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दोस्तों, बहुत ध्यान से सुना, लेकिन ये वाक्य हाँ नहीं वाला नहीं है, लेकिन ये वाक्य हाँ और नहीं जो जवाब दिया जाता है वो वाला सेंटेंस नहीं है। यानी क्या नाम है आपका? हाँ नहीं नहीं, ये सेंटेंस उस पर फिट नहीं बैठ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर हम यही कह दें क्या, ऐसे लिखना, आपने चाय पी क्या, ऐसे लिख दिया, तो दोस्तों यहां जवाब देना है हाँ नहीं में, लेकिन यहां जवाब नहीं देना है। अब सुन लो, ऐसे हम प्रश्न और लिख दे रहे हैं, आपने खाना खाया क्या? आपने समाचार पत्र पढ़ लिया क्या? आपने समाचार पत्र पढ़ लिया क्या? जरा ध्यान से सुनो। यानी इन तीन प्रश्न में जवाब हाँ नहीं में मांगा जा रहा है। तो याद रखना, जहां जवाब हाँ नहीं में मांगा जाता है ना, तो ये क्या पद जानते हो कहां लिखा जाता है? आपने समाचार पत्र पढ़ लिया क्या, ये जहां क्या क्या आए हैं ना लास्ट में, जहां जवाब हाँ नहीं में मांगा जाता है, तो क्या पद वाक्य में कहां लिखा जाता है? प्रारंभ में। तो क्या पद वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। तो क्या पद, ये जो क्या पद है वाक्य के कहां लिखा जाएगा? प्रारंभ में। जैसे अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, क्या आपने समाचार पत्र पढ़ लिया? अब देखो, ये वाक्य सही होगा, लेकिन ये वाक्य क्या था? गलत था।
मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जहां जवाब हाँ नहीं में मांगा जाता है तो क्या पद वाक्य के प्रारंभ में लिखना चाहिए, अंत में नहीं। ऐसे इसको आपको कैसे लिखना है, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया। दोस्तों ये सही हुआ, ये गलत था, ये गलत था। क्या आपने चाय पी, क्या आपने चाय पी। दोस्तों जरा देखो, ये भी सही था, ये गलत था। मेरा कहने का मतलब ये है, ये तीनों अब सही हुए जाकर ये तीनों गलत थे, लेकिन इस पे हम क्या विचार विमर्श करें, क्या नाम है आपका। लेकिन जहां जवाब नहीं मांगा जाता दोस्तों, क्या पद वाक्य के अंत में लिखा जाता है। अगर ये वाक्य ऐसे लिख दें, अगर ये वाक्य ऐसे लिख दें, यहाँ दोस्तों आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो हम जवाब दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम श्याम है। यानी ये हमारा प्रश्न अब जाकर सही हुआ, यहाँ ये प्रश्न भी गलत था। यानी इसका मतलब यह हुआ, जहां जवाब हाँ नहीं में, जहां जवाब हाँ नहीं में मांगा जाता है वहां क्या पद वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है, लेकिन जहां जवाब हाँ नहीं में नहीं मांगा जाता वहां क्या पद वाक्य के अंत में लिखा जाता है। प्रिय साथियों, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों, उससे मेरा उत्साह बढ़ता है, ताकि उत्साह बढ़ने के साथ साथ मैं आप सभी लोगों के सामने डेली ऐसी ही वीडियो लाता रहूं दोस्तों, और आप भी इस तरीके से पढ़कर जाएं ताकि एग्जाम में बहुत सही प्रश्नों का संग्रह सही कर कर आए। प्रिय साथियों, एक बार इसकी साथ लीजिए आप। तो प्रिय साथियों, आप समझ गए, ये मेरा वाक्य शुद्धि का नियम था, ये मेरा वाक्य शुद्धि का नियम था। हालांकि अभी और वाक्य शुद्धि के नियम है दोस्तों, हम बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे प्रिय साथियों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। परेशान मत होना, जैसे जैसे प्रश्न आते हैं आप इसकी साथ ले लीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों आज मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है, और हर पार्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आ रहा है, वाक्य शुद्धि। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट दिन लाने वाला हूँ और महत्वपूर्ण बिंदु इसी वाक्य शुद्धि पर। तो दोस्तों आज तक मेरी कक्षा यहीं तक होगी, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।